स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ANTS पार्ट 1 इंजीनियरिंग का वीडियो सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? वन एटम ऑफ एन एलिमेंट X वे 6.643 इंटू 10⁻⁻23 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 किलोग्राम इज। ठीक है, तो सबसे पहले एक एलिमेंट का मास दिया हुआ है ना, मास ऑफ वन एलिमेंट, स्मॉल m अगर हम लोग देखेंगे तो मास ऑफ एलिमेंट मैं ME लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, ये 6.643 ठीक है इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा आपका 6.643 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये प्लस 23 माइनस 23 ये कैंसिल हो जाएगा, ये अप्रॉक्स में आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में आएगा। ठीक है, एक मोल के मास को हम लोग बोलते हैं मोलर मास, तो इनडायरेक्टली हमारा ये मोलर मास ही निकल गया। ठीक है, मोलर मास निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा वेट गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, या ग्राम मोलिकुलर मास, इसको हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 किलोग्राम दिया है तो इंटू 10⁻³ कर लीजिए, या 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन 40, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आंसर 500 मोल्स। ठीक है, 500 मोल्स हमारा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कंसिडर द रिएक्शन 4A + B + 3C is equal to P + 2Q starting with 6 mole of A, 2 moles of B and 4 moles of C. The number of moles of product Q after reaction would be। ठीक है, रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं 4A + B + 3C is equal to P + 2Q। ठीक है, अब इसका T is equal to 0 पे अगर ऐसे सोचेंगे तो स्टार्टिंग में इसका 6 मोल है। ठीक है, इसका 2 मोल है B का, और C का मोल्स कितना दिया हुआ है 4 मोल्स। ठीक है, और इसका 0 0 T इज इक्वल टू T टाइम पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सब लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रीजेंट के लिए हमको क्या करना है, सिंपल सा शॉर्टकट लगाएंगे, है ना। 6/4 और यहाँ पे गिवन मोल्स बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल्स बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1.33। 2/3 जो है वो 0.66 आएगा, 2 जो है वो ज़्यादा आएगा और सबसे कम जो होगा 1.33। तो 1.33 यानी कि C इज़ अवर लिमिटिंग रीजेंट। अब लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से इसको, इससे हमको मतलब है सबसे पहले ये ख़त्म होगा, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। Q का मोल्स कैसे बताएंगे, जिसका मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर में, जिससे निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे में, इनटू गिवन नंबर ऑफ मोल्स, पूरा ख़त्म हो जाएगा C का, तो आंसर आएगा 8/3 मोल्स। ठीक है, 8/3 मोल्स यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 क्या कह रहा है, इफ 6 ग्राम ऑफ H2 इज मिक्सड विथ 14 ग्राम ऑफ N2 as per following reaction N2 + 3H2 is equal to 2NH3 if after completion of the reaction mass of NH3 produced 12.75 gram the percentage yield of the reaction। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं N2 + 3H2 is equal to 2NH3। ठीक है, तो हमको एक्चुअल प्रोडक्ट दिया हुआ है, W एक्चुअल प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज 12.75। तो एक काम करते हैं हम लोग, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। थ्योरेटिकल प्रोडक्ट निकालने के लिए गिवन से निकाल लेंगे। इसका 6 ग्राम है, ठीक है, 6 ग्राम इसका दिया हुआ है H2। ठीक है, इसका कितना दिया है, इसका दिया हुआ है 14 ग्राम, इसका 14 ग्राम, इसका अभी सपोज 0 है। ठीक है, इसको T इज इक्वल टू 0 टाइम पे पहले मोल्स निकाल लेते हैं, 14/28 1/2 मोल्स और 6/3 यानी कि 6/2 नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, 6/2 यानी कि 3 मोल। अब हम लोग इस गिवन मोल में इसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, तो 0.5/1 और 3/3 यानी ये तो 1 आएगा, ये तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हो जाएगा हमारा, N2 जो होगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। इसके हिसाब से हम लोग थ्योरेटिकल प्रोडक्ट बता लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना आएगा, 2/1 इंटू 0.5, ये आएगा 1 मोल। ठीक है जी, तो इसका वेट ऑफ NH3 जो आएगा 1 इंटू 17 यानी मोलर मास 17 ग्राम, विच इज इक्वल टू, ये हमारा थ्योरेटिकल प्रोडक्ट होगा। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, W एक्चुअल प्रोडक्ट अपॉन W थ्योरेटिकल प्रोडक्ट
इंटू 100। तो एक्चुअल प्रोडक्ट हमको क्वेश्चन में दिया रहता है 12.75 अपॉन थ्योरेटिकल प्रोडक्ट कितना है 17 इंटू 100। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं राउंड ऑफ में ले करके। तो ये आपका ये अप्रॉक्स में 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है, 6 अप्रॉक्स में, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स में 72 से थोड़ा सा ज़्यादा वाली वैल्यू आएगी। 72 से ज़्यादा वाला आंसर कौन सा दिया है 75%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 10 ml ऑफ 0.1 m Na2SO4 इज मिक्सड विथ 10 ml ऑफ NaCl सोल्यूशन। इफ द फाइनल सोल्यूशन हैज डेंसिटी 1 ग्राम पर ml देन मोलैरिटी ऑफ Na+। ठीक है जी, तो हम लोगों को क्या करना है, Na2SO4 को आयोनाइज करना है तो 2Na प्लस SO4 डबल माइनस। ठीक है, तो इसका मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। 10 इंटू 0.1 तो ये आएगा 1 मिलीमोल्स, इसका 2 इंटू 1 मिलीमोल्स 2 मिलीमोल्स, इसका भी 2 मिलीमोल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग NaCl को मिक्स करेंगे, NaCl को मिक्स करेंगे तो ये Na प्लस और Cl, NaCl को डिसोसिएट करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, इसका मिलीमोल्स कितना है 10 इंटू 0.2 दैट इज़ कितना 2 आएगा, इसका भी 2 मिलीमोल्स आएगा। ठीक है, mm लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, यहाँ पे भी 2 मिलीमोल्स। ठीक है, टोटल मिलीमोल्स ऑफ Na प्लस दैट इज़, ठीक है, यहाँ पर हमको Na प्लस का कंसंट्रेशन हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 2 + 2 मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 10 + 10। ठीक है, डेंसिटी हमारा 1 दिया है तो सोचना ही नहीं है, तो 4/20 1/5 दैट इज आंसर विल बी 0.2 मोलर। ठीक है, 0.2 मोलर यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या करा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एनायंस SO3। बहुत इजी है भाई, SO3 डबल माइनस, उसके बाद H2O4 डबल माइनस, उसके बाद H2O6 डबल माइनस। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए x बराबर +4 आएगा सल्फर का, यहाँ से निकाल लीजिए 2x - 8 इज इक्वल टू -2, तो 2x बराबर +6, x जो होगा वो +3 होगा। ठीक है, यहाँ निकाल लीजिए 2x - 12 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +10, x जो होगा वो +5 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो H2O6 का होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का, उसके बाद क्या होगा SO3 डबल माइनस का होगा, फिर उसके बाद H2O4 डबल माइनस का। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सबसे ज़्यादा, H2O6 फिर H2O4, H2O6 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद SO3, फिर उसके बाद H2O4 लास्ट में। तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, Cr2O7 डबल माइनस, ठीक है, प्लस x। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम में इसको हम लोग लिख रहे हैं, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है, और कह रहा है कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ x प्लस H2O। ठीक है, हियर इज द x इन द एबव कैन नॉट बी, मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो Cr2O7 खुद तो नहीं हो सकता है ना, Fe+2 जो है, देखिए Fe+2 खुद को Fe+3 में कन्वर्ट होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होकर के। SO4 डबल माइनस जो है ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं हो सकता आगे। ठीक है, दिस इज नॉट x। ठीक है, ये हम लोग क्रॉस का साइन लगाएं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल या नो कन्वर्जन, इसको मैं बड़ा ऐसे लिख दे रहा हूँ, नॉट पॉसिबल। ठीक है, S डबल माइनस ये आपका S में कन्वर्ट हो सकता है, तो यानी कि Cr2O7 डबल माइनस मतलब खुद तो हो सकता है, मतलब ये एक और ले सकते हैं जो Cr2O7 डबल माइनस, लेकिन SO4 डबल माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, SO4 डबल माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, SO4 डबल माइनस नहीं हो सकता, यानी कि SO4 फर्दर और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये +6 ऑक्सीडेशन में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब किसी को ये भी डाउट लग रहा होगा कि सर Cr2O7 भी तो नहीं हो सकता है, तो हम लोग ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि Cr2O7 डबल माइनस का एक और मोल ले लेते हैं जो फिर से Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हाफ रिएक्शन की तरह ट्रीट होगा, तो वो हो सकता है, मतलब वो एक हाफ रिएक्शन की तरह होगा, भले ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन ही होगा, लेकिन ये हाफ रिएक्शन की तरह होगा। अच्छा, बाकी बी और डी ऑप्शन में रिडॉक्स होगा, बट कह रहा है कि कौन नहीं हो सकता, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ SO4 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32
32 क्या बोला जा रहा है, इफ MA ग्राम ऑफ अ मेटल डिस्प्लेस MB ग्राम ऑफ अनदर मेटल B फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, एंड इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ equivalent weight are EA and EB respectively, the equivalent weight of A can be expressed, है ना, MA MB के टर्म में लिखना है। सपोज A जो है, मेटल A जो है वो हमारा B के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट ऑफ B के साथ, है ना, ये हमारा फिर से बन रहा है सॉल्ट ऑफ A प्लस B, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम लोग इसका MA ग्राम लेते हैं, ठीक है, और इसका डिस्प्लेस कर रहा है अनदर मेटल ऑफ फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका MB ग्राम होगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसका मास दिया हुआ है, इसका भी मास दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएं, इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B, तो इक्विवेलेंट ऑफ A इसको हम लोग लिखेंगे MA अपॉन गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट EA इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ B कितना है MB अपॉन इक्विवेलेंट B मास ऑफ B EB, तो बस रख दीजिए, EA पूछ रहा है हमसे, तो EA क्या हो जाएगा, MA अपॉन MB इंटू EB, दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है, MA अपॉन MB, ठीक है, इंटू EB, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। 33 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 ऑक्सीडाइज बाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वीमोलर KMnO4 एंड K2Cr2 सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम विल बी। देखिए भाई ऐसा है कि Fe+2 जो है ना, अगर हम लोग KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये तो डेफिनेटली है कि ये एसिडिक मीडियम में H+ के प्रेजेंस में ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में एक ही टाइप का रिएक्शन होता है। इसमें Fe+2 का रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ कराएंगे तो ये भी एसिडिक मीडियम में आपका क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Fe+3 में, ठीक है। तो इन दोनों केस में इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका वैलेंसी फैक्टर याद होना चाहिए 5 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 6 है, ठीक है। तो अब लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे तो पहले केस में अगर हम लोग ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, तो इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो फर्स्ट में आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, सपोज N1 ले लेते हैं, N1 इंटू 1 इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V और मोलैरिटी मान लेते हैं M और वैलेंसी फैक्टर ले लेते हैं 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 MB। और अगर सेकंड में लगाएंगे इक्विवेलेंट ऑफ Fe+, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, Fe+2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। तो इसका ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स N2, वैलेंसी फैक्टर 1 और वॉल्यूम V लेना है, मोलैरिटी कह रहा सेम है और लेकिन वैलेंसी फैक्टर अलग है, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन बाई सेकंड इक्वेशन करेंगे तो N1 अपॉन N2 है ना, Fe+2 का मोल्स एक बार KMnO4 के साथ करा रहे हैं, एक बार K2Cr2O7 के साथ करा रहे हैं, तो 5 MB अपॉन 6 MB आंसर आएगा 5/6, ठीक है। तो 5/6 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 12 × 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, ठीक है। तो हमारे पास इतने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन 8 17 दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 17 माइनस 8 कर देंगे, है ना, एटॉम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि कह रहे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले इसमें इतने एटम्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग निकालते हैं तो 12 × 10⁻25 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23, तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 200 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आएगा, 200 मोल्स आएगा, 200 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो 200 इंटू एवोगैड्रो नंबर इतने मोल्स हो जाएंगे, ठीक है, इंटू इतने हमारे एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो ये हो जाएगा Na के फॉर्म में पूछ रहा है
तो 1800 Na, ठीक है। हालांकि आप वैसे भी कर सकते थे, इस नंबर में आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, या उसको एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में लिख दीजिए, वो भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो सिंपल तरीके से भी सोच सकते हैं। तो ये आंसर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग NTS PT1 JEE का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है द लोएस्ट ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन है O2F2, बी है O2, सी है H2O2 और डी है O3। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर में सबसे पहले जहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, प्योर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर पार्शियली डबल बॉन्ड आता है, और फिर लास्ट में टच हो जा रहा है ना प्योर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शंस को हम ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज, और हम देखेंगे कि कहाँ पर प्योर सिंगल बॉन्ड है। जिस मॉलिक्यूल में प्योर सिंगल बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो हम सारे ऑप्शंस के सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए O2F2 ऑक्सीजन और इस तरह से फ्लोरीन, ये हो गया। बी है O2, सी ऑप्शन है H2O2, इस तरह से। ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ओपन बुक लाइक होता है। O2F2 का भी स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक होता है। और ये रहा O2 का लूज डॉट स्ट्रक्चर। और डी है ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो जब भी स्ट्रक्चर ओजोन का ड्रॉ किया जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और मिडिल वाले कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन की वजह से इनके बीच में, इन दो ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड डेवलप होता है। तो अगर मैं इसका हाइब्रिड का बात करूँ तो कुछ यूँ दो ऑक्सीजन के बीच में एक पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें प्योर डबल बॉन्ड कौन है। यहाँ क्वेश्चन है द लोएस्ट O बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हमने ऑर्डर में देखा कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ प्योर सिंगल का होता है, फिर पार्शियली डबल बॉन्ड और फिर प्योर डबल बॉन्ड। तो यहाँ दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड है, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम होगा। सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा प्योर डबल बॉन्ड का, जो ये रहा आपका प्योर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन में वही बोला है लोएस्ट O बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। तो प्योर डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, ये हो गया आपका ऑप्शन। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनॉन इन कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल सॉलिड फेज में होगा, और जब ये डिसोसिएट होता है तो XeF5 प्लस में और F माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कैटायनिक पार्ट, तो ये रहा आपका कैटायनिक पार्ट। तो इस कैटायनिक पार्ट में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हम लोग फार्मूला देखते हैं, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। जहाँ V वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम होता है, M मोनोवैलेंट एटम है, C कैटायन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और A एनायन होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जेनॉन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है 8, मोनोवैलेंट एटम है इसमें 5, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1 है, और एनायन 0 है। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 13 - 1 12/2, यानी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 6। जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। तो आपका करेक्ट आंसर sp3d2 कहाँ दिया हुआ है? 36 का क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। जब इस तरह से ऑप्शन में मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के हों तो हमें स्ट्रक्चर बना लेनी चाहिए। स्ट्रक्चर से या हाइब्रिडाइजेशन से हम बॉन्ड एंगल यहाँ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कोई भी सेंट्रल एटम किसी पार्टिकुलर पीरियड और पार्टिकुलर ग्रुप का नहीं है, तो हमें पहले स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। यहाँ से भी हमें बॉन्ड एंगल का आइडिया मिल जाता है। तो हम बनाते हैं 37 क्वेश्चन का ऑप्शन ए का स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और आप जानते हैं कि sp3 का बॉन्ड एंगल नियरली 109 डिग्री
28 मिनट आता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी देखते हैं SH2। तो ऑप्शन बी में SH2 में नो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ड्रैगोज रूल ने नो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, नो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना। खास तौर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी सारे मेटल हैं, जितने भी सारे एलिमेंट हैं, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड बनाते हैं और वहाँ पे नो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इस मॉलिक्यूल में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और प्रैक्टिकली ड्रैगोज ने बताया कि इन सल्फर और दो हाइड्रोजन के बीच में, सल्फर हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल थीटा अप्रॉक्स 90 डिग्री आता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम NH3 का बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 107 डिग्री आता है। आइए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर। तो दो बॉन्ड के बीच का एंगल थीटा यहाँ 107 डिग्री आता है। ऑप्शन डी है SO2। तो डी ऑप्शन SO2 में अगर मैं SO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और sp2 का बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 120 तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर का प्रेजेंस है। तो यहाँ पर थीटा ऑलमोस्ट नियरली 120 के आसपास आता है। तो आप देखें कहाँ पे बॉन्ड एंगल लोवेस्ट है, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, ठीक है ना। NH3 में थीटा 107 डिग्री आ रहा है और डी में SO2 में थीटा नियरली 120 आ रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल SH2 में है, बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ सेल, अगर नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, और अगर नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हो जाए, नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए, तो फिर हम ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए पहला फैक्टर जो कि डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ सेल देखते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेल अगर ज़्यादा हुआ, एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और यही फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, यही डोमिनेटिंग फैक्टर है इस तरह से। तो आप देखिए इन चारों ऑप्शंस में फोर्थ का नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, बल्कि 1, 2 और 3 का नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है। तो इसमें अब देखिए 1, 2, 3 में नंबर ऑफ सेल 2 है और फोर्थ में नंबर ऑफ सेल 3 है, तो नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो इन सब में सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा 4 का, सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा 4 का, ठीक है। अब 1, 2 और 3 में हम देखते हैं, तो 1, 2, 3 में नंबर ऑफ सेल सेम है, तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्शनल कैरेक्टर देख लेते हैं, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्शनल कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर। और डायरेक्शनल कैरेक्टर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा डी का, फिर होगा पी का, और सबसे कम होता है एस का। ये ऑर्डर हो गया डायरेक्शनल कैरेक्टर का, डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। तो देखिए 1, 2 और 3 में 2p का डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसमें 2p सब सेल इन्वॉल्व हैं, तो pp का डायरेक्शनल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, फिर sp का होगा और सबसे लास्ट में ss का होगा, ठीक है ना। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा pp का, क्योंकि pp ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर को रखता है, तो सबसे ज़्यादा होगा थर्ड का, थर्ड के बाद हो जाएगा 2 और 2 के बाद हो जाएगा 1। ये आपका करेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1, 4, हाँ ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 38 का बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड एंगल एमोंग BF3, PF3 एंड ClF3। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बॉन्ड एंगल बता पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं BF3 का। तो आप देखें ये हो गया BF3 का स्ट्रक्चर, इस तरह से BF3 का स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2, 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 120 के आसपास।
नेक्स्ट है PF3। PF3 में अगर PF3 का स्ट्रक्चर हम बनाएं, इसका बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट नहीं हो सकता, इसका बॉन्ड एंगल नियरली 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है। ClF3 जिसका शेप बेंड शेप होता है, T बेंड शेप होगा। अगर ClF3 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये रहा ClF3 का स्ट्रक्चर इस तरह से, और यहाँ हो गया लोन पेयर इस तरह से। अब दो बॉन्ड के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा, ये हो गया थीटा, और यहाँ थीटा नियरली 90 डिग्री होता है। तो आप देखें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल BF3 का, फिर PF3 का, और सबसे लास्ट में हो जाएगा ClF3। कौन सा आंसर है इसमें? BF3, PF3 और ClF3। C विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? XeO3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ClF3 बेंड टी शेप, XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल, D है XeF2 लीनियर शेप। पहला ऑप्शन है, हम सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। पहला ऑप्शन है A, XeO3 सेंट्रल एटम जेनॉन हो जाएगा, एक लोन पेयर इस तरह से। B में देखिए ClF3 का शेप हो जाएगा बेंट टी शेप, बेंट टी शेप। इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑप्शन सी देखते हैं XeOF4। अगर हम इसका शेप देखें तो XeO4 का शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। सही है, ये भी ऑप्शन सही है। डी है XeF2 लीनियर, XeF2 लीनियर। सेंट्रल एटम जेनॉन होगा, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन। यहाँ भी इसका शेप लीनियर होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर को हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे ये हो गया जेनॉन और फ्लोराइड, ये शेप हो गया लीनियर। ठीक है, तो इसमें आप देखें आंसर XeO3 जेनॉन ट्राईऑक्साइड को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोला है, बट यहाँ पर इसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्वेश्चन में कह रहा है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये आपका आंसर होगा। ये सब तो सही है, बेंड टी शेप दिया हुआ है, XeO4 स्क्वायर पिरामिडल ये भी ठीक है, XeF2 लीनियर शेप ये भी ठीक है। देखिए कौन सा आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिलाइड आयन आर सेम एज दैट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर के लिए 41। बॉन्ड ऑर्डर का एक फंडा है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ट्रिक ये है कि आपको सिर्फ 14 का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में आयंस में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ठीक है, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे 15 में, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5 माइनस करते जाना है 2.5। अगर 16 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.0। अगर 17 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। इस तरह से देखिए क्वेश्चन बोला है बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिलाइड आयंस आर सेम एज दैट ऑफ। एसिटिलाइड आयन का सबसे पहले एसिटिलाइड आयन होता क्या है, इसी को बोलते हैं एसिटिलाइड आयन। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें 14। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ देखिए 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। अब आपको देखना है कि इसमें इस ऑप्शन में किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखिए O2 प्लस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑप्शन ए में देखते हैं O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी है O2 माइनस, यहाँ पर हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी में है N2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 × 14 माइनस 1, यहाँ हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया ऑप्शन डी है NO प्लस। नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 और 8, 15 और 15 माइनस 1 14। तो जैसे पिछले कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि 14 एसिटिलाइड आयन का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। तो इसमें इन चारों ऑप्शंस को हम देखेंगे किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने देखा कि डी में 14 इलेक्ट्रॉन है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हिच सेट ऑफ कंपाउंड
which set of compounds in the following pair of ionic compound has the higher lattice energy? लैटिस एनर्जी का फार्मूला होता है, लैटिस एनर्जी का फार्मूला ध्यान रखना है, लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन का रेडियस इनटू एनायन का रेडियस होता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी का पहला फैक्टर जो रेडियस पर डिपेंड करता है, दूसरा फैक्टर है लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो तो भी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो भी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। इस तरह से लैटिस एनर्जी रेडियस पे भी डिपेंड करता है। अगर कैटायन या एनायन का रेडियस ज़्यादा हुआ तो लैटिस एनर्जी कम होगा। ठीक है ना, तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला डाटा देखते हैं KCl और MgO। तो आप देखें KCl और MgO, फर्स्ट KCl और MgO। सबसे पहले लैटिस एनर्जी में चार्ज फैक्टर डोमिनेंट होता है। अगर जब भी लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले चार्ज फैक्टर देखते हैं, उसके बाद अगर चार्ज फैक्टर सेम हो गया तो फिर हम साइज देखेंगे। पहले हम चार्ज फैक्टर पे फोकस करते हैं क्योंकि चार्ज फैक्टर डोमिनेट कर जाता है रेडियस वाले फैक्टर पे। ठीक है, तो यहाँ इसको चार्ज में आयन में डिसोसिएट कीजिए तो K प्लस Cl माइनस Mg प्लस 2 ऑक्सीजन पे -2। तो आप देखिए यहाँ पे मोर चार्ज, कैटायन और एनायन दोनों का वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, तो इन दोनों में लैटिस एनर्जी हो जाएगा ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्लियर है। सेकंड देखते हैं LiF और LiBr। सेकंड, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा LiF लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि लैटिस एनर्जी रेडियस पे भी डिपेंड करता है। अगर एनायन का रेडियस कम हुआ तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप देखें अगर मैं इसको आयन में डिसोसिएट करूं तो Li प्लस F माइनस Li प्लस Br माइनस। यहाँ पर एनायन का रेडियस कम है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इसमें LiF का लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में देखते हैं। थर्ड में Mg3N2, Mg3N2 और NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको डिसोसिएट कर लीजिए, चार्ज में तोड़ लीजिए Na प्लस Cl माइनस। ठीक है ना, मैग्नीशियम पे +2 और नाइट्रोजन पे -3। ओवरऑल देखिए तो ओवरऑल चार्ज का अमाउंट, मोर चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, मैग्नीशियम नाइट्राइड में। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ज फैक्टर देखते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे होगा, लैटिस एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में मतलब ये सब है। फर्स्ट में MgO, किस ऑप्शन में ये लैटिस एनर्जी का डाटा है ये, तो पहले वाले में है MgO मैग्नीशियम, मतलब किस ऑप्शन में MgO LiF और Mg3N2 है। तो लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिथियम फ्लोराइड और Mg3N2। ठीक ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड कहाँ पर प्रेजेंट है आपका D में। तो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट हंस रूल इज वायलेटेड द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल B2 इज। सबसे पहले हंस रूल क्या है। हंस का स्टेटमेंट था कि इन डीजेनरेट ऑर्बिटल फर्स्ट सिंगली इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ईच ऑर्बिटल आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। जब भी हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हमारी पहली कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में भर दें, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए बचता है तो फिर हम अपोजिट स्पिन में उसे अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट हंस रूल इज वायलेटेड द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल B2 इज। ठीक है, तो यहाँ पर B2 क्वेश्चन नंबर है 43। अगर हम देखें B2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। ठीक है, हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, लेकिन हंस रूल का वायलेशन करना है। हंस ने कहा था कि ईच ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। पहले अटेम्प्ट में सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो फिर हम पेयरिंग कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। भरते हैं इलेक्ट्रॉन। B2 जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 1s2 में, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। क्लियर, पाई 2px, पाई 2py। यहाँ तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरा 2 2 4 2 6 और 2 8 8।
और यहाँ हो जाएगा आपका 8 और 2 10, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि हमें हंस रूल पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। तो हम इसमें पहले ही अटेम्प्ट में हम 2 इलेक्ट्रॉन इसी में फिल कर देंगे, ठीक है। अगर हंस के रूल के हिसाब से चलना होता तो हम इसमें अचानक से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करते, एक इलेक्ट्रॉन इसको देते और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देते, लेकिन हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हंस रूल को वायलेट करना है, ठीक है ना। मतलब एक साथ एक ऑर्बिटल में एक ही साथ दोनों इलेक्ट्रॉन भर देना है, ठीक है। मतलब सिंगल ऑर्डर वाला रूल फॉलो नहीं करना है। तो आप देखिए इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हम जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हम जानते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन स्टार वाले में प्रेजेंट होंगे उन्हें एंटी बॉन्डिंग बोला जाता है। तो एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, तो 6 - 4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 1, ठीक है। इस कन्फिग्रेशन में यहाँ से तो बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया। इस कन्फिग्रेशन में अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता तो ये पैरामैग्नेटिक होता, लेकिन आप इस कन्फिग्रेशन में देखिए ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब कन्फिग्रेशन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो फिर वो डायमैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट इस कन्फिग्रेशन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो फिर ये पैरा नहीं हो सकता, फिर ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखें तो इसका मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो फिर डायमैग्नेटिक, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहा तो फिर पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1 और डायमैग्नेटिक किस ऑप्शन में है, बॉन्ड ऑर्डर 1 और डायमैग्नेटिक, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 43 का आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट 44, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथाइलिन मॉलिक्यूल इज रिस्पेक्टिवली। इथाइलिन मॉलिक्यूल, सबसे पहले इथाइलिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इथीन को ही बोला जाता है इथाइलिन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये तो कंडेंस फॉर्म है। अगर मैं इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला देखूं इस तरह से, ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब आप जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी से ये पता चला कि अगर दो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है ना, तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है, ठीक ना। ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा, ठीक है। तो काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें 5, और टोटल नंबर पाई बॉन्ड कितने हैं 1। तो देखिए 5 और 1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। तो 44 का आंसर हो जाएगा, 44 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्राइसिलेनामाइन इज प्लेनर एंड मोर बेसिक देन ट्राइमिथाइलामाइन। फिर ट्राइसिलेनामाइन इज पिरामिडल एंड मोर बेसिक देन ट्राइमिथाइलामाइन। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्री और बेसिक स्ट्रेंथ पे कमेंट करना है। तो पहले हम इसका इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो या इस तरह के क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ट्राइसिलेनामाइन इज प्लेनर, देखते हैं पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग। पहले हम थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग के बारे में जान लेते हैं। बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। जब किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के पास लोन पेयर हो और उसी एटम से कनेक्ट एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो उस केस में दोनों वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर आपस में इंटरेक्ट होके एक स्पेशल बॉन्डिंग करते हैं जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है कि किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम एडजेसेंट एटम जिसमें पहले के पास लोन पेयर हो और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो उस केस में बैक बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्राइसिलेनामाइन और ट्राइमिथाइलामाइन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो N SiS3 SiS3 और यहाँ पर SiS3, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन एटम के पास आपको पता है एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो जब इस मॉलिक्यूल में देखिए बैक बॉन्डिंग का कंडीशन हो रहा है,
इस मॉलिक्यूल में दो एडजेसेंट एटम, एक के पास लोन पेयर है और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर ये सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करवा के एक स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग करता है। इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हम अगर बात करें ट्राइस मिथाइल अमीन में, तो ट्राई मिथाइल अमीन में बैक बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है। अब देखिए, इसमें बैक बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने के लिए किसी दो एडजेसेंट एटम के पास, जिसमें एक के पास लोन पेयर और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग का चांस नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूँगा नो बैक बॉन्डिंग। क्लियर? तो देखिए, इस मॉलिक्यूल का हम डिस्कस करते हैं कि बैक बॉन्डिंग किस किस फैक्टर को अफेक्ट करता है। अगर हम इस नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो देखिए, इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना, और 0 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। क्लियर? और हमको ये भी पता है कि जब किसी मॉलिक्यूल्स में 3 बॉन्ड पेयर हो, ठीक है ना, और 0 लोन पेयर हो, तो उसका ज्योमेट्री होता है प्लेनर। तो इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हो जाएगा प्लेनर, ठीक है ना, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर, तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा प्लेनर ज्योमेट्री। अब इसके बेसिक स्ट्रेंथ पे कमेंट करना है, तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले बेस होता क्या है? ठीक है ना, सबसे पहले बेस का डेफिनेशन क्या होता है? जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को देता है तो उसको बोलते हैं कि वो बेस कहलाता है। ठीक है ना, दो स्पीसीज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+ इज कॉल्ड बेस। यहाँ हम देखें, नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर H+ के लिए बचा कर रखता, या नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ के लिए अवेलेबल होता, ठीक है ना, तो हम बोलते कि अच्छा बेस होता। लेकिन इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इंगेज हो गया। अब ये अपना नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को H+ के लिए बचा कर नहीं रखा है, ठीक है ना, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ये बैक बॉन्डिंग में इंगेज कर दिया है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई, और जब कभी किसी एटम पे, नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इस तरह से इस नाइट्रोजन को बैक बॉन्डिंग में चले जाने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पाएगा, या H+ के लिए अपना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रख पाएगा, और जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को नहीं दे पाएगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा कम, इसका बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा कम। तो देखते हैं किस ऑप्शन में हाइब्रिडाइज से ये ज्योमेट्री प्लेनर है और बेसिक स्ट्रेंथ कम है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल में देखें तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कारण ये कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, अगर कहीं से भटकते हुए, ठीक ना, इसके चारों तरफ किसी भी साइड से अगर H+ आ जाए तो ये नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन पेयर H+ को दे सकता है और खुद को अच्छा बेस साबित कर सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है, अवेलेबल है, ठीक है ना। बट यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अवेलेबल नहीं रख पाया, ठीक ना, अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में एंगेज करवा दिया, और बैक बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो फिर ये किसी H+ के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और अगर लोन पेयर H+ के लिए अवेलेबल नहीं है तो अपना लोन पेयर H+ को नहीं दे पाएगा और अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर लेगा। क्लियर है ना? तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे? ऑप्शन डी। तो 45 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ 0 डायपोल मोमेंट अमोंग, ठीक है ना। सबसे पहले डायपोल मोमेंट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, ठीक है ना। कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है उसी का मेजरमेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो डायपोल मोमेंट एक्चुअली वेक्टर है, और यहाँ पर हम डायपोल मोमेंट इसका वेक्टर का कंपोनेंट्स देखकर हम कंपेयरिंग करेंगे कि देखते हैं कहाँ पे 0 डायपोल मोमेंट होगा। तो इसके लिए मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हम पहला स्ट्रक्चर देखते हैं CH4। तो पहले मॉलिक्यूल CH4 में इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। तो CH4 इस तरह से देखिए, इस मॉलिक्यूल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, और डायपोल का डायरेक्शन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देखें,
यहाँ पे डायपोल का डायरेक्शन मतलब वेक्टर का डायरेक्शन हाइड्रोजन टू कार्बन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन टू कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन टू कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ भी हाइड्रोजन टू कार्बन। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर से जो वेक्टर कंपोनेंट आ रहा है उस कंपोनेंट को ये तीनों वेक्टर मिलकर कैंसल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाता है। एक्चुअली मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो और सारे सराउंडिंग एटम सेम हो, लोन पेयर ना हो, सभी सराउंडिंग एटम सेम हो और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो या कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री हो, तो यहाँ पे म्यूनेट यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं BF3। तो BF3 का स्ट्रक्चर आप देखें, फ्लोरीन, यहाँ पे डायपोल का डायरेक्शन बोरॉन टू फ्लोरीन, बोरॉन टू फ्लोरीन, बोरॉन टू फ्लोरीन। इस मॉलिक्यूल में देखिए एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, एक डायपोल ऊपर जा रहा है और 2 डायपोल नीचे आ रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट इस वेक्टर को कैंसल आउट कर देगा और यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट, नेट मोमेंट 0 हो जाता है, म्यूनेट यहाँ भी हो जाएगा 0। नेक्स्ट है H2O। H2O का स्ट्रक्चर बेंट होता है और यहाँ डायपोल का डायरेक्शन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन और एटम टू लोन पेयर होता है। इस तरह से एटम टू लोन पेयर होगा। ठीक है। तो आप देखें यहाँ 2 वेक्टर, ठीक है ना, एक वेक्टर इसको सपोर्ट कर रहा है और एक कंपोनेंट ये वेक्टर इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। इस तरह से 2 वेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे म्यूनेट 0 नहीं हो सकता। वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली पोलर हो जाता है क्योंकि वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कैंसल आउट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का कंपाउंड पोलर होता है और पोलर कंपाउंड के लिए म्यूनेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक है, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। ये हो गया जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट। यहाँ भी हो गया जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं HF। HF भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। HF का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। यहाँ भी डायपोल का डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H2F होगा। यहाँ भी म्यूनेट नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट है NH3। तो NH3 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री होता है पिरामिडल, इस तरह से। यहाँ डायपोल का डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, इस तरह से। और यहाँ पर एटम टू लोन पेयर। आप यहाँ देख रहे हैं ना कि सारे वेक्टर किसी एक डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ सकता, यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू डिवाई में आएगा। तो इसके लिए भी म्यूनेट नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। नेक्स्ट है CO2। CO2 का अरेंजमेंट लीनियर होता है, ठीक है ना। और इस लीनियर ज्योमेट्री होने के कारण, ठीक है, इस लीनियर ज्योमेट्री होने के कारण इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp भी है, ठीक है। यहाँ पे डायपोल का डायरेक्शन, यहाँ डायपोल का डायरेक्शन कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन। आप देख पा रहे हैं कि 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है ना। 180 के एंगल पे 2 वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और एंगल उनके बीच में 180 का हो तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर म्यूनेट इक्वल टू 0 आएगा, यानी ये आ गया जीरो डायपोल मोमेंट। क्लियर। इट मीन्स ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल पोलर है और ये भी नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम देखते हैं SO2। तो SO2 मॉलिक्यूल में SO2 का ज्योमेट्री होता है बेंट, SO2 का ज्योमेट्री होता है बेंट, इस तरह से, ठीक है। यहाँ डायपोल का डायरेक्शन सल्फर टू ऑक्सीजन, सल्फर टू ऑक्सीजन, ठीक है ना। और यहाँ सल्फर टू लोन पेयर। देखिए इन दोनों वेक्टर का, ठीक ना, इस बॉन्ड पेयर मोमेंट जो है, ये बॉन्ड पेयर मोमेंट है और ये हो गया लोन पेयर मोमेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे से पास होता है, ठीक है ना। और ये हो गया बॉन्ड पेयर मोमेंट का रिजल्टेंट। कभी भी लोन पेयर मोमेंट बॉन्ड पेयर मोमेंट को कैंसल आउट नहीं कर पाता, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर को कैंसिल कर देते हैं, अगर एटम सेम रहा तो लोन पेयर को कैंसिल कर सकता है, लेकिन
बॉन्ड पेयर का मैग्नीट्यूड लोन पेयर से कैंसिल नहीं हो पाता। तो यहाँ भी हम म्यूनेट एग्जैक्ट तो नॉन जीरो नहीं आ पाएगा, मतलब एग्जैक्ट तो ये कंपाउंड नॉन पोलर नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें पोलरिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है इसका डायरेक्शन अपोजिट तो है बट मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम नहीं है, ठीक है ना। तो कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, और अगर कैंसिल आउट नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ इसका डायपोल मोमेंट डीवाई में आएगा, ठीक है ना। ये 100% नॉन पोलर नहीं हो सकता, ये कंपाउंड पोलर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल क्वेश्चन में बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद जीरो डायपोल मोमेंट। तो हम देखते हैं कि कितने आंसर्स ऐसे हैं जिसमें कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें जीरो डायपोल मोमेंट है। तो इधर हो गया एक हो गया, और फिर हम देखते हैं एक, इधर हो गया 2 और इधर हो गया 3। तो 46 का आंसर हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ बेंट शेप्ड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाकर देखना पड़ेगा बेंट शेप का, ठीक है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं N3-, जिसको एजाइड बोलते हैं। तो N3- का स्ट्रक्चर माइनस प्लस माइनस, बताइए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है ना। sp हो जाने से इसका ज्योमेट्री हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री हो जाता है लीनियर, बट क्वेश्चन में बेंट से बोला है। नेक्स्ट हम देखते हैं NO2-। तो नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एटम और ये हो गया सराउंडिंग एटम O-, और यहाँ पर बचा लोन पेयर, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और जब भी शेप देखें तो लोन पेयर को हाइड करें, जब भी शेप और ज्योमेट्री देखें तो लोन पेयर को हाइड करके देखिए। अगर मैं लोन पेयर को हाइड कर दूं तो कैसा दिखाई दे रहा है, बेंट। तो यहाँ पर बेंट और भी शेप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है I3-। नेक्स्ट है I3-। तो I3- का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ भी लोन पेयर को हम हाइड करते हैं, ठीक है ना। लोन पेयर को हाइड करके देखें तो ये अरेंजमेंट भी लीनियर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट O3 ओजोन है ना, हाँ। O3 में अगर आप देखें ये रहा O3 का स्ट्रक्चर माइनस और ये हो गया प्लस। इसका भी स्ट्रक्चर, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा sp2, हाँ 2 सिग्मा है sp2। यहाँ पर अगर ओजोन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो अगर हम इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में लिखें तो यहाँ हो जाएगा O और ये हो जाएगा माइनस चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज को हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा O, ये, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होगा इस तरह से, इसका शेप भी होगा बेंट शेप, ठीक है। अगर हम SO2 का स्ट्रक्चर देखें तो इसका भी स्ट्रक्चर बेंट आएगा, ठीक है। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, द नंबर ऑफ बेंट शेप। N3- का लीनियर आया था, NO2- का बेंट, I3- का भी लीनियर था, O3 का बेंट था, SO2 का बेंट था और NO2- का। टोटल इसमें 1 NO2-, O3 2, SO2 3, आंसर आ जाएगा 3। तो 47 का आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा 3, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ SO2 इन ग्राम, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड इफ 1110 ग्राम ऑफ P4S3 इज मिक्स्ड विथ 192 ग्राम ऑफ O2 परसेंटेज इज 75%, ठीक है। कंसिडर द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये रिएक्शन है हमारा P4S3 का रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो ये बन रहा है हमारा P4O10, ठीक है, प्लस SO2। सबसे पहले तो ये अनबैलेंस लिखा हुआ है तो आप इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने में सल्फर कितना है 3, तो यहाँ पर 3SO2 कर दीजिए। फॉस्फोरस 4 है, सही है। तो अब ऑक्सीजन का नंबर गिन लीजिए, यहाँ पर कितना होगा 6 + 10 16 का मतलब 8O2। अब इसको बैलेंस करने के बाद इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में मास ऑफ SO2 गैस, है ना। तो हमको इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, 1110 इसका मोलर मास निकाल लीजिए। तो 31 × 4 + 3 × 32, तो ये हो जाएगा 124 + 96, तो ये हो जाएगा 124 + 96 10 हो जाएगा और 9 + 2 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 220, ठीक है।
तो 110 अपॉन 220, ये बहुत ही सिंपल है, 1/2 मोल्स आएगा इसका। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 192 डिवाइडेड बाई 32। देखिए 192/32 करेंगे तो कितना आएगा 6 मोल आएगा। अब इसको हम एक काम करते हैं, ये हो गया 0.5 मोल। पहले लिमिटिंग रीजेंट से हम लोग SO2 का मोल्स निकाल लेते हैं। तो ये रफ वर्क में चेक कर लेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाई 1 एंड 0.6 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपका 3/4 आ जाएगा 0.75। तो 0.75 ज़्यादा है, 0.5 कम है, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट। यहाँ से हम लोग इसका SO2 का मोल्स बता देंगे, ठीक है। लिमिटिंग रीजेंट आफ्टर सम टाइम्स पहले ख़त्म होता है, इससे मतलब नहीं है हमको। तो इसका मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा 3/1 इंटू 0.5, मतलब 3/2 मोल्स, ठीक है। तो वेट कितना आएगा जो हम लोग थ्योरेटिकली निकालेंगे, 3/2 इंटू इसका SO2 का मोलर मास 64, तो ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 96 ग्राम, ठीक है। 96 ग्राम इसका थ्योरेटिकल प्रोडक्ट होगा। एक्चुअल प्रोडक्ट जो है, एक्चुअल प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्ट कितना नहीं दिया हुआ हमको, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्ट क्वेश्चन में पूछा है, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट अपॉन वेट ऑफ थ्योरेटिकल प्रोडक्ट इंटू 100। तो बस निकाल लीजिए, ये 75% दिया हुआ है, तो वेट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट जो है SO2 का वो हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल प्रोडक्ट 96 इंटू 75/100। इसको लिख लीजिए 96 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 हो जाएगा आपका 72 ग्राम, ठीक है। 72 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा, तो और आंसर विल बी 72, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है एन एक्वा सोल्यूशन हैज़ डेंसिटी ऑफ 1.2 ग्राम पर ml हैज़ मोलैलिटी 3.3 मोल पर kg। डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन पूछा है मोल पर लीटर में, नियरेस्ट इंटीजर है। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पता होना चाहिए, m इज इक्वल टू 1000 मोलैरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस m इंटू MW, जहाँ पे डेंसिटी जो होता है वो ग्राम पर ml में होता है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में ग्राम पर ml में ही दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, इस बार मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी कितना है 3.3, ठीक है। और बस तो 3.3 है इज इक्वल टू 3.3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 3.3 इंटू 1000, डी का मतलब डेंसिटी कितना है 1.2 माइनस 3.3 इंटू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट 74.5 इज इक्वल टू 1000 मोलर, ठीक है। तो हम लोग इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 1000 मोलर प्लस 74.5 इंटू 3 मोलर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 10 इधर से निकल गया और 10 इधर से निकल गया इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3.3 इंटू मोलैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी कॉमन ले लीजिए, तो 1000 प्लस 74.5 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 396 ठीक है, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो मोलैरिटी कैपिटल M कितना हो जाएगा 3960 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 200 45.85 आएगा। इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ में सॉल्व करेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। राउंड नियरेस्ट इंटीजर में आंसर जो होगा वो 3 मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 6 × 10⁻³ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 रिएक्ट्स कम्प्लीटली विथ 9 × 10⁻³ मोल्स ऑफ XN+ टू गिव XO3- एंड Cr+3। K2Cr2O7 प्लस X पे अगर हम लोग N+ रखते हैं, ठीक है, और ये आपका ये तो पक्का है कि ये क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और उसमें उसके बाद कह रहा है XO3 पर -1, तो यहाँ से निकालेंगे तो X पर +5 चार्ज आएगा, यहाँ से +N है, तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 5 - N, इनिशियल -5, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 5 - N, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में N ही पूछ रहा है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 6, वो तो आपको पता ही होता है, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट लगा दीजिए, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ X पर N+, ठीक है,
तो इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ इंटू वैलेंसी फैक्टर 6 इज इक्वल टू इसका नंबर ऑफ मोल्स 9 इंटू 10⁻³ इंटू वैलेंसी फैक्टर 5 माइनस n। ठीक है, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस n इज इक्वल टू 9 इंटू 5 माइनस n इज इक्वल टू 36, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस n इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ऑफ ANTS पार्ट 1। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा सा आपका इजी पोर्शन था, बट हाँ नेक्स्ट में आपको थोड़ा प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कंपटीशन बढ़े तो आपको बेटर करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट।